4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ऐसे 520 से। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट है ना आपके मज़े एमसीक्यू में ले सकता है बिल्कुल। तो भाई स्क्रिबल रिवीजन में अपन स्टार्ट करेंगे ऐसे 520। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हैंड रिटन नोट्स आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ऐसे 520 को मैं आपको रिवाइज कराऊँ उससे पहले मैं 5 मिनट आपको एक बहुत ही बढ़िया इसका ओवरव्यू दे दूंगा। उससे क्लैरिटी आएगी कि हाँ भाई ये कहना क्या चाह रहा है स्टैंडर्ड। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। ऐसे 520। राजा मेरी बात सुन, होता क्या है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर आप एक्स लिमिटेड का रेंट एक्सपेंस चेक कर रहे हो। रेंट एक्सपेंस चेक कर रहे हो 50,000 पर मंथ। ठीक है। अभी 50,000 पर मंथ के आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए कि सर रेंट अग्रीमेंट चेक कर लिया कि कंपनी के नाम पे ही ये रेंट अग्रीमेंट बन रखा है क्या, उसकी पेमेंट एंट्रीज आपने चेक कर ली। सर ये सब क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं मिली, सब कुछ बढ़िया मिला। बट आपने साथ में एक और चीज़ क्या कर ली, इंडस्ट्री में रेंट एक्सपेंस कितना है उससे कंपेयर करा। तो पता पड़ क्या आया कि इंडस्ट्री में तो 10,000 पर मंथ का रेंट एक्सपेंस है। ओह! तो दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल कि यहाँ पे 50,000 पर मंथ एंटिटी पे कर रही है, जबकि इंडस्ट्री वाइज़ 10,000 पर मंथ सेम जगह पे 10,000 पर मंथ का है। तो यार ये 40,000 इज़ समथिंग अनयूजुअल। ठीक है, क्या ऐसा है क्या कि एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर रखा है, प्रॉफिट को कम दिखा रखा है? हाँ, तो अभी आपको क्या दिखा यार, ये तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और आपको कैसे पता पड़ा? सर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यार से, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स अप्लाई टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल इवेंट। सर और एग्जांपल दूँ ना? अभी बात करूँगा, मैं बहुत सारी बातें करूँगा, मेरी बात को सुनना। सर और एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज करो करंट ईयर में सैलरी का एक्सपेंस है 22 लाख और प्रीवियस ईयर में सैलरी का एक्सपेंस था 10 लाख। ठीक है, ये ऑडिटर जब प्लानिंग स्टेज पे था ना, तब ऑडिटर ने ये देखा, तो ऑडिटर ने देखा यार ऐसा क्या हुआ कि 10 लाख से 22 लाख की सैलरी इंक्रीज हुई है। सैलरी 10 लाख से 22 लाख की सैलरी इंक्रीज हुई है और पता पड़ रहा है कि सर सेल्स बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ऑडिटर ये सोच रहा है कि यार दिस इज समथिंग अनयूजुअल, बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं, बस सैलरी डबल हो गई है। तो क्या कुछ अनयूजुअल है क्या? ऑडिटर ये एंगल दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। आप बात को समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, जीपी मार्जिन ऑडिटर ने कंपेयर करा। जीपी मार्जिन कंपेयर करा, पिछले साल था 5% और इस बार जीपी मार्जिन हो गया है 10%। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो जीपी मार्जिन एकदम से डबल हुआ है, तो ऑडिटर के लिए केरी हो गया यार, ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो व्हाट ऑडिटर इज अप्लाइंग, ऑडिटर इज डूइंग एनालिसिस। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे, वो रेशियो एनालिसिस करेगा, वो ट्रेंड एनालिसिस करेगा, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ऑडिटर क्या करता है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर लेगा, रेशियो एनालिसिस कर लेगा, इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेगा। ये सारी चीज़ें एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कवर होती है। आप बात को समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। सर और एग्जांपल दे दो एक और, मेरी बात सुन। नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस पर वर्कर। अब इसमें भी बहुत सारे डेटा का सेग्रीगेशन हो सकता है, मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। ऑडिटर ने क्या करा सर, एक टोटल वेजेस का उसको आइडिया लगाना था। टोटल वेजेस का उसको आइडिया लगाना था, तो ऑब्वियसली एंटिटी तो डेटा देता ही, पर एंटिटी ने जो डेटा दिया है वो रिलायबल है क्या, उसके लिए उसने बेसिक चीज़ें करी। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, कितने समय वो काम कर रहे हैं, उनकी क्या वेजेस होती है। अगर इसको अपन आइडिया लगाए तो ये 5 करोड़ आ रही है। एंड दिस इज व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको अपन प्यार से आगे जाके रीजनेबल टेस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, एक बेसिक आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक्स होती है एनालिटिकल प्रोसीजर में। बेसिकली क्यों अप्लाई करा जाता है सर, आप 2-3 स्टेजेस में अप्लाई होता है, तो 3 स्टेजेस में अप्लाई के 3 रीज़न होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में अप्लाई करा जाता है। बेसिकली रोमम आइडेंटिफाई करने के लिए, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है। आपको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अभी मैं अपने नोट्स पे नहीं आ रहा, अभी मैं आपको थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस में अप्लाई होता है। एक होता है प्लानिंग स्टेज, एक होता है एग्जीक्यूशन स्टेज और एक होता है कंक्लूजन वाले एरिया पे। सुनना बहुत ध्यान से। आपकी जो प्लानिंग स्टेज होती है ना, वो ऐसे 315 डील करता है। ठीक है, और ये जो 2 स्टेजेस है ऐसे 520, और हमारा डिस्कशन किसका है, ऐसे 520 का।
तो ऐसे 520 प्राइमरली एग्जीक्यूशन स्टेज और कंक्लूजन स्टेज की बात करता है, बाकी प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हो वो ऐसे 315 में आ जाता है। इतनी क्लैरिटी है क्या? हाँ सर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ऑडिटर भाई साहब प्लानिंग स्टेज पे जब वो प्लान कर रहा था उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा कि जीपी मार्जिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, सैलरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज दैट टाइम प्लानिंग कि यार ये समथिंग अनयूजुअल लग रहा है, यहाँ पे अपन को ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाइड इन प्लानिंग स्टेज। वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि यार कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे रोमम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यहां पे अपन बातें करेंगे। आपको इतनी क्लैरिटी है क्या? तो व्हेन यू विल बी रीडिंग ऐसे 520 का ऑब्जेक्टिव ना, तो वो इसकी बात नहीं करेगा, वो केवल इन दोनों की बात करेगा। क्यों सर? क्योंकि प्लानिंग स्टेज की बात ऐसे 315 करता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर बोथ मतलब अप्लाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 315 एंड ऐसे 520। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसे 520 में आपको ये दो ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ सर। सर ये जो एविडेंस होता है ना, ये बेसिकली ये ऑडिट प्रोसीजर आपको क्वालिटेटिव ऑडिट एविडेंस देता है। क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से मतलब नहीं होता, इट प्रोवाइड्स यू क्वालिटेटिव ऑडिट एविडेंस। इसके लिए बार बार आपके लिए वर्ड यूज किया होगा, रेलिवेंट, रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें थी जो हमने पहले क्लियर कर ली, अब अपन को स्टैंडर्ड पढ़ने में बड़ा इजी लगेगा। ठीक है सर, डन 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 डन। सो मेरे साथ में आना, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन through analysis of plausible, what do you mean by plausible, logical relationship among both financial data and non financial data। सर डेफिनेशन समझ में नहीं आई, मेरी बात सुन 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 सुन। वेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस पर वर्कर, ये ऑडिटर ने एक अपन ने बनाया था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है सर? नॉन फाइनेंशियल डेटा। वेजेस पर वर्कर क्या है सर? फाइनेंशियल डेटा। सर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करके आप कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बेसिकली एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज योर डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज कर रहे हो कैसे सर? थ्रू लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्लैरिटी है क्या? हाँ सर। इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ, जो जितने मैंने आपके सामने बातें करी थी ना वही लिखा हुआ है। कंपेरिजन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंटिसिपेटेड रिजल्ट ऑफ एंटिटी, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, अपन ने रेंट एक्सपेंस को कंपेयर करा था, अपन ने सैलरी को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करा था। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करा गया, जैसे फॉर एग्जांपल जीपी मार्जिन। ठीक है, बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऊपर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया ही है। ठीक है क्या? हाँ सर, डन। सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्सेप्ट को समझा। इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद प्रीवियस ईयर, इंडस्ट्री का डेटा विद एंटिसिपेटेड रिजल्ट, एंड इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या सर? हाँ सर, डन। अब राजा मेरी बात को सुनना, फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। अभी तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था? एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन 3 स्टेजेस, प्लानिंग स्टेज, टेस्टिंग फेज दैट इज एग्जीक्यूशन, एंड कंप्लीशन फेज। प्लानिंग फेज ऐसे 315 बात करता है, वहां पे आप अनयूजुअल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो वाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर 4 मार्क्स क्वेश्चन, और मैं इसको ऐसे 315 में अलग से डिस्कस करूंगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, टेस्टिंग फेज में वी यूज सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, एंड कंप्लीशन फेज में जब आप ओपिनियन देने ही वाले होते हो तब भी आप ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो। क्लियर है क्या सर? हाँ, अभी मेरी बात को सुनना। आपने ये समझा ना 3 स्टेजेस? अभी देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक बार रीड कर लो, आपको लिंक करना पड़ेगा भाई। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 520, देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक टेक्निकल चीज समझो, कोई टेक्निकल नहीं बता सकता तुम्हें इतना। टू ऑब्टेन रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, व्हाई सर? बिकॉज इट इज अ क्वालिटेटिव ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं करा है, एप्रोप्रिएटनेस पे फोकस है यहाँ पे। ठीक है, अब वो टेक्निकल पार्ट है ये। ठीक है, ये क्लासेस में डिस्कस बहुत डिटेल में होता है हमारे। यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा है? यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर दिस इज रेफरिंग टू एग्जीक्यूशन फेज।
आपको प्लानिंग वाला फेज का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं यहाँ पे। एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर एंड ऑफ द ऑडिट, दैट इज कंक्लूजन। आप चीज को समझो, चीज को लिंक कर लो, बस यहाँ पे मजा आएगा आपको। प्लानिंग स्टेज की बात ही नहीं करता ऐसे 520, वो ऐसे 315 में कवर है ना, ऐसे 520 दोनों की बात करता है, और यही आपके दोनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। To obtain relevant reliable audit evidence using substantive analytical procedure, to design and perform analytical procedure at the end of the audit near the conclusion of the audit। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर आप एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई क्यों करते हो? ऑब्वियसली सर, रूमम आइडेंटिफाई करने के लिए और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, रेशियोज, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड विथ वाई लिमिटेड, इंडस्ट्री से आपने कंपेयर कर लिया। डूइंग रेशियो एनालिसिस, आपने अलग अलग रेशियो एनालिसिस कर ली, फ्लक्चुएशंस देखने की कोशिश करी। ठीक है। अब बाकी अब इधर आ जाओ, आप टाइमिंग पे आ जाओ। टाइमिंग की मैंने बात करी लिए, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन, यहाँ तक अपना एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस हो चुका है। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि एनालिटिकल प्रोसीजर इस पे फोकस करेगा और इस पे फोकस करेगा, और मैं आपको बोलूँ सर 90% हमारा डिस्कशन अब एग्जीक्यूशन फेज पे चलेगा। और एग्जीक्यूशन फेज किसके बारे में बात करता है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है क्या? हाँ सर। डन। राजा आजा, मेरी बात को सुनना ध्यान से बहुत। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से। आपका एग्जांपल ध्यान है कि मैंने रेंट की बात करी थी। प्लानिंग स्टेज में तो व्हाट विल बी डूइंग, प्लानिंग स्टेज में हमने बस कंपेयर करके आइडेंटिफाई करा यार यहाँ रिस्की है। अभी सर आप व्हेन यू आर एट एग्जीक्यूशन फेज, आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में लगाओगे, डिटेल में लगाओगे। रीजनेबल टेस्ट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, वो सही चीजें भी आएगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, व्हेन यू आर यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, बिफोर यूजिंग कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स। भाई कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स, आपको यूज करना है ना, आप करो, बट कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलो। ठीक है सर। पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सिंपल सी बात है, आज आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने तो डेटा शुड बी अवेलेबल। ठीक है। सेकंड, डिसएग्रीगेशन। अब डिसएग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? डेटा जितना ब्रेकअप होके आया हुआ है ना, उतना बेटर है। फॉर एग्जांपल राजा, वेजेस का अपन ने एग्जांपल लिया था। अब वेजेस में अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग वेजेस जाएगी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, और उसके बाद में इससे भी नीचे वाले हो गए लोग, है ना। अब उनको भी सर सबकी रेटें अलग अलग होगी, उन्होंने कितना काम करा उसके हिसाब से रेटें होगी। ठीक है। अगर कोई पार्ट टाइम, अगर कोई फुल टाइम के बाद में एक्स्ट्रा भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी वेजेस को ज़्यादा मिल रही है, एग्जाम्पल के लिए। तो जितना आपके पास में डेटा एंटिटी से डिसअग्रीगेट होके आएगा, मतलब ब्रेकअप होके आएगा, आप उतना ही बेटर एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकोगे। दैट इज द केस। कॉन्सेप्ट को समझे क्या? हाँ सर। मैं बेटा मेरे ना चैप्टर नंबर 4 की पूरी पीडीएफ आपके सामने अवेलेबल करा दूंगा गूगल ड्राइव लिंक पे। ठीक है। यहाँ पे हैंड रिटन नोट से क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बड़ी अमेजिंग हो जाएगी। देन थर्ड इज अकाउंट टाइप। मेरी बात को सुनना, ये बोलते हैं कि आप एनालिटिकल प्रोसीजर जो लगा रहे हो ना, वो पीएनएल आइटम्स के लिए तो बढ़िया है, बट सर बैलेंस शीट आइटम के लिए सर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। सर क्यों? पीएनएल आइटम में तो फॉर द पीरियड होता है, तो आप सेल्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे, चलेगा सर। बट यही चीज आप डेटर को कंपेयर करो और कुछ भी बोल दो सर, वो इलॉजिकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में डेटर थे 5 करोड़ के, करंट ईयर में डेटर है 2 करोड़ के, तो आप क्या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे? आंसर इज नो सर। द डेटर पिछले साल 2 करोड़, मतलब इस साल 2 करोड़ के इसलिए रह गए, उसने पैसे दे दिए, तो इसमें क्या कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल किसके लिए होता है सर? पीएनएल अकाउंट्स के लिए होता है, रादर देन बैलेंस शीट आइटम सर, बिकॉज नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रहता है। आप बात को समझे क्या? हाँ सर। देन फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ असर्शन। एमसीक्यू पुटअप होता है यहाँ से। राजा मेरी बात को सुनना, असर्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, है ना। तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर आपको कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन से रिलेटेड तो कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, बट कभी भी सर राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला केस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। सर राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मुझे देखना है, तो सर उसके पेपर ही मुझे देखने पड़ेंगे, है ना। बट आप अलग अलग रेशियो एनालिसिस करके कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन का एंगल फिर भी देख सकते हो, पर राइट एंड ऑब्लिगेशन आप नहीं, इससे रिलेटेड एविडेंस आपको नहीं मिलता है व्हेन यू आर यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पुटअप होता है और बहुत लॉजिकल है। ठीक है। देन सोर्स,
मेरी बात को सुनना सर, रूटीन नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हो गए ना सर, वहाँ पे एक चीज़ रहती है, प्रिडिक्टेबल रहता है, तो वहाँ पे आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेल्स, सेल्स इज अ रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिडिक्टेबल रहेगा कि हाँ भाई इतने साल इतनी सेल्स है, इस बार इतनी सेल्स है, आप उसको देख सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, पर वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुन, लीगल एक्सपेंस हुआ आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका एक्सपेंडिचर हुआ सर, ये हो सकता है किसी साल बहुत ज्यादा हो, किसी साल कम हो। आपका पिछले साल कुछ लीगल एक्सपेंस था ही नहीं, इस साल आपका लीगल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कोई केसेस हो गए, तो वहां पे आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये इतना वेरिएशन कैसे आ गया। अरे वो वेरिएशन का लॉजिक है। तो दैट इज अ नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे प्रिडिक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर आप ऐसे केसेस में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर किधर लगाना चाहोगे? ऑब्वियसली सर रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन पे सर ऑब्वियसली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना बेवकूफ़ी है। ठीक है सर, प्रिडिक्टिबिलिटी वो इन्होंने बात करी कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन जो प्रिडिक्टेबल हो, फॉर एग्जांपल जीपी परसेंटेज, सर वहाँ पे आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लो रादर देन ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉन प्रिडिक्टेबल है। ठीक है क्या? हाँ सर। अब इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट और बोला, इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। आपको पता है सर रूमम के दो कंपोनेंट होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब सर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी रहती है सेशन की, भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ बिजनेसेस। अभी वो बेटा सर इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन मैं नहीं समझा रहा अभी, वो अपन ऐसे 315 में अलग से डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको इतना सा बोल रहा हूँ कि सर ऐसा एरिया जहाँ पे सर हाई इनहेरेंट रिस्क है या सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो सर इट इज बेटर टू डू टेस्ट ऑफ डिटेल। आप अकेले में केवल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के बोलो हाँ भाई मेरा तो काम हो गया, नहीं चलेगा सर, क्योंकि दैट इज अ रिस्की एरिया। अगर कोई रिस्की एरिया है, इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ में सर टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना मत भूलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये बात अभी आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। सो दीज आर सम फैक्टर्स। इंस्टीट्यूट ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। MTP September 2024. CAM, auditor of a company, has planned to use substantive analytical procedure. किसका इशारा है आपको? ऐसे 520 का. During course of audit. In this regard, he has decided to use such procedure in following areas for testing relationship between sale and cost of sale. अब राजा sale and cost of sale क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ सर ये थोड़े प्रिडिक्टेबल, क्या मैं बोल सकता हूँ ये सर थोड़ी प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप होती है? हाँ सर, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, चलेगा सर। ठीक है, ये रूटीन ट्रांजेक्शन भी बोल सकता हूँ मैं इनको। ठीक है, फॉर टेस्टिंग राइट ओवर सर्टेन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, फॉर टेस्टिंग व्हाट राइट। अभी मैंने आपको बताया था सर कि कंप्लीटनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड तो आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प मिलती है, बट सर इट डू नॉट प्रोवाइड एविडेंस रिलेटेड टू राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो दूसरे वाले केस में सर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, फर्स्ट वाले केस में सर इट इज़ एडवाइजेबल। हाँ सर, ठीक है, यही तो वो दे रखा है देखो, substantive analytical procedures are more appropriate when an account balance or relationship between items of data are predictable. ठीक है, in given case fact of the case conclusion. फिर यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ असर्शन, कंप्लीटनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड मिल जाता है पर राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नहीं मिलता। इन गिवन केस फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन। दिस इज हाउ अमेजिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन MTP सितंबर 2024। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, मेरे हिसाब से 2 नंबर का MCQ आपके लिए कभी भी यहाँ से बन सकता है। डन सर। ठीक है, अभी ये मैंने तुम्हें पूरा करा दिया। अब आ जाओ राजा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, टेक्निक्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेक्निक्स फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आप व्हेन यू आर अप्लाइंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द मेथड्स दैट ऑडिटर टेंड टू यूज? फर्स्ट इज राजा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है सर, आप करंट डेटा को कंपेयर करते हो सर प्रायर पीरियड के डेटा से। जैसे सैलरी का अपन ने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया, रेंट एक्सपेंस को अपन ने करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया सर। वाई? टू चेक कि यार ट्रेंड बना हुआ है या ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। दैट इज द फोकस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। भाई मतलब प्रीवियस ईयर में इतना खर्चा था तो मोटा मोटी इतना ही खर्चा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गए। दैट इज द फोकस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर रहे हो। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। देन रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस में सिंपल सा है, आप क्या करोगे, आप बेसिकली
बेसिकली आपको पता है कि सर इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है ना, इंडिविजुअल अकाउंट्स को है ना, अगर अपन इंडिविजुअल अकाउंट पे पता करने की कोशिश करेंगे मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो सर, आप यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट के रेशियो एनालिसिस कर लेते हो साथ में लेके आके। ठीक है, अब डिफरेंट अकाउंट के रेशियो एनालिसिस करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे बता, डेटर को अगर मैं अकेले प्रीवियस ईयर करंट ईयर से कंपेयर करूँ गलत होगा, पर यही सर डेटर और सेल्स का रेशियो बना के मैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर से कंपेयर करूँ, इट विल गिव मोर इफेक्टिव रिजल्ट। हाँ सर, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली आप यहाँ पे रेशियो एनालिसिस में जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है क्या? हाँ सर। यूजफुल फॉर एनालाइजिंग असेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ऑन इट्स ओन। ठीक है। देन थर्ड इज स्ट्रक्चर मॉडलिंग। अब स्ट्रक्चर मॉडलिंग क्या है राजा? आपने कुछ मॉडलिंग टूल बना दी जो आपके फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन में करने में हेल्प करेगा। टूल कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड्स टू प्रिडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, मतलब आपने टूल बना दी, टूल में आपने प्रायर पीरियड का डेटा डाल दिया और आपको उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि टेंटेटिव डेटा इतना आना चाहिए। अब इतना नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर यू विल बी अप्लाइंग मोर डिटेल ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है क्या? हाँ सर। सर ये एक तरीके से आप क्रिकेट का एग्जांपल लेके चलो। क्रिकेट में क्या होता है, इंडिया सपोज कर इंडिया बैटिंग कर रही है, तो बैटिंग कर रही है तो वहाँ पे उसका डेटा 6 की रन रेट से रन बन रहे हैं। अब आने वाले कितना प्रोजेक्टेड स्कोर होता है वो पहले से टूल बता देती है कि आप 6 की रेट से चलोगे, 8 की रेट से चलोगे, 10 की रेट से चलोगे तो इतने इतने रन बन जाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, डन। एंड फोर्थ इज राजा रीजनेबल टेस्ट। अब सुनना ध्यान से, एमसीक्यू पुटअप होता है सर। रीजनेबल टेस्ट में क्या होता है, आपने क्या करा था, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस से यहाँ पे एक अमाउंट निकालने की कोशिश करी थी, एंड दैट इज व्हाट रीजनेबल टेस्ट। आप क्या कर रहे हो सर, फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके एक रीजनेबल अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब सर एंटिटी डेटा देगा, ऑब्वियसली सर उस डेटा में वेरिएशन आएगा। हाँ, डेटा में ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा आगे, कम वेरिएशन आएगा तो आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना पड़ेगा। ये आगे की बात है जो अपन अभी करेंगे। बट रीजनेबल टेस्ट इज नॉट रिलाइंग ऑन प्रायर ईयर डेटा। नहीं, ये किस पे रिलाई करता है सर? सर ये नॉन फाइनेंशियल डेटा पे रिलाई करता है, ताकि कोई रीजनेबल टेस्ट कर सके, यार ये अमाउंट रीजनेबल है क्या। आपको बात समझ में आती है क्या? ये अमाउंट रीजनेबल है क्या, दैट इज द मेन लॉजिक। ठीक है, हाँ सर। दिस प्रोसीजर नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड। नहीं भाई, प्रायर पीरियड वो ट्रेंड एनालिसिस में होता है। हम किस पर रिलाई करते हैं सर? अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्लियर है क्या सर? यहां तक आपको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल सेल का डेटा दे रखा है और अलग अलग एजेंट को कुछ परसेंटेज होता है, तो क्या आप कमीशन का अमाउंट रीजनेबली कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल रीजनेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, डन। अब मतलब इसमें बेसिकली कितनी क्वांटिटी उसने सेल करी उसके हिसाब से कमीशन की परसेंटेज डिफाइन थी, तो आपने रीजनेबली टेस्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज योर बेसिक टेक्निक्स। अब व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आप वीडियो को अभी 5 मिनट पॉज करोगे और एक बार जितना भी पढ़ा था उसको एक बार कंप्लीट कर दो। रीजन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ना, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले इसको एक बार क्लोज कर दो, फिर ये वाला पार्ट एक बार देख लो, कैसे भी करके आप देख सकते हो। ठीक है, यस पीपल। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट। तो क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है? अपन ने इसके फैक्टर्स डिस्कस करे थे, अपन ने इसकी टेक्निक्स डिस्कस करी थी। अब अपन बेसिकली इसका एक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ 4 पॉइंटर्स दिए। पहले तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो क्वेश्चन कैसे बनेगा। या तो तुमको सिंपल ये 4 पॉइंट पूछ लेंगे, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। या तुमको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे सब एक्सप्लेनेशन की पॉइंट्स पूछ लेंगे। भाई सब पे 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और मैं आपको बोल दूं सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस स्टैंडर्ड का यही है। ठीक है, तो राजा यू आर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको सूटेबिलिटी देखनी है कि भाई मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने जा रहा हूं, क्या वो सूटेबल भी है क्या, मतलब क्या वो सूटेबल है क्या, पर्पस सॉल्व करेगा क्या। ठीक है, सूटेबिलिटी मतलब ऑब्वियसली अभी तुम्हें थोड़ा दिमाग चलना लगेगा। अगर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप होती है तो सूटेबल होता है। ठीक है, तो वैसा कुछ अपन पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आपने सूटेबिलिटी देख ली, उसके बाद में
आप ऑब्वियसली सर किसी डेटा पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, तो सर क्या वो डेटा रिलायबल है क्या? वो डेटा मतलब डेटा रिलायबल है क्या, मतलब वो डेटा प्रिपेयर सही से हुआ है क्या, ऐसे कुछ पॉइंट्स आप देखोगे। डेटा एक्सटर्नल सोर्स से आया हुआ है या इंटरनल सोर्स से आया हुआ है, आप ऐसे कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे देखोगे। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव डन कि भाई मेरे को सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है इस पर्टिकुलर सेशन पे, अरे वो सूटेबल है या नहीं है, पहले तो ये देख लो। दूसरा क्या सर, दूसरा ये देख लो कि जिस डेटा पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊँ वो डेटा रिलायबल है क्या। हाँ सर। तीसरा, अब आप क्या करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो, एक एक्सपेक्टेंसी बना लेते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है वो टोटल वेजेस वाला एग्जांपल, टोटल वेजेस आपने एक एक्सपेक्टेड फिगर निकाल लिया था, ठीक है। तो डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज की भाई यार ये टोटल वेजेस है ना, हमारे हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज, बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सपोज कर राजा, तुमने 5 करोड़ टोटल वेजेस निकाली थर्ड में, ठीक है, एस्टिमेट। अब यहाँ पे तुम एक मटेरियलिटी निकाल देते हो कि भाई एक्चुअल में जो फिगर होगा, जो मैनेजमेंट आपको टोटल वेजेस का फिगर देगा कि अगर 10% तक फ्लक्चुएट हुआ तो ठीक है सह लेंगे, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ तो अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपको यही एंगल करता है, डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस। आपने 10% इज योर एक्सेप्टेबल डिफरेंस विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो यू विल फर्दर इन्वेस्टिगेट, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, ये सारी बातें आएगी। आपको बात समझ में आती है क्या? आपको पहले 4 पॉइंटर समझ में आए क्या? व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट यू आर डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी के, यार ये इस पर्टिकुलर असेशन पे ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा नहीं लगेगा। सेकंड, इवैल्यूएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम विच द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियो इज डेवलप, थर्ड पॉइंट यही है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या कि भाई कहाँ तक सैलेगे, मतलब डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस ऑफ अमाउंट विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है क्या? 4 पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ सर, डन। पहला पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, मैं आपको एग्जाम का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। 4 दिन का प्यार हो रब, सूटेबिलिटी पे क्वेश्चन किधर है, ये देखो। एक तो प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, प्लानिंग फेज वाला, ये ऐसे 315 में भी मेरे क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन मिलेगा, बट वो केस स्टडी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सूटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्या, रिलायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो, मैंने सूटेबल का तुम्हें बोला था, रिलायबिलिटी का मेरे को मिला, सेकंड पार्ट का मिला। देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऐसे 520। मतलब बोलने का क्या कि 4 सब पॉइंट में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे ये रिलायबिलिटी का मिला, सूटेबिलिटी का भी होगा क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, अब इधर आओ। डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी जितना तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना सर, वही पॉइंट्स रिपीट हुए। मेरी बात को सुनो सर। सर ऑब्वियसली एनालिटिकल प्रोसीजर कब सूटेबल हो गए, फॉर प्रिडिक्टेबल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल सेल्स। सेल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं पर प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, दैट इज सूटेबल, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट, कि आप दोनों जो भी आपने फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा दिया उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तभी तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाओगे, ठीक है सर। थर्ड, ऑब्वियसली सूटेबल है या नहीं है ये ऑडिटर के जजमेंट पे भी डिपेंड करता है, ऑडिटर का रोमम कितना, रोमम का असेसमेंट कि भाई वो डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। असेशन के नेचर पे भी डिपेंड करता है। हाँ सर, क्लियर। अच्छा, कभी कभी बताऊँ, कभी कभी अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल भी इफेक्टिव होते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल मतलब बिल्कुल सिंपल सोबर एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आपने जीपी मार्जिन को कंपेयर कर लिया तो उससे भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। जीपी मार्जिन को कंपेयर करा, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है तो भाई ऑब्वियसली सर यहाँ पे कुछ आपको इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकती है बाय अप्लाइंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर सिंपल है कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल कब हो गए, प्रिडिक्टेबल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के केस में, रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट करती है तो ज़्यादा सूटेबल होगा। ऑब्वियसली सर थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑडिटर का असेसमेंट अबाउट द रोमम, कि भाई कितना मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट कर पाएगा ये नेचर ऑफ असर्शन के हिसाब से। और फोर्थ पॉइंट है अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल मे ऑल्सो बी इफेक्टिव, ठीक है क्या? हाँ। सेकेंड पॉइंट है राजा, इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, सोका नाको, सोको नाको, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा से रिलेटेड पॉइंट है सोको नाको। पहला है सो से सोर्स,
सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आपको पता है सर, अपन ने ऐसे 500 100 में भी डिस्कस करा था, एक्सटर्नल सोर्स इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन इंटरनल सोर्स। पर इसमें एक और पॉइंट क्या लिखोगे कि इंटरनल सोर्स भी रिलायबल होगा उसके अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो, ठीक है। सोर्स, देन कंपेयर, मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हो क्या वो डेटा को, इंडस्ट्री से कंपेयर कर पा रहे हो क्या, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर पा रहे हो क्या, दैट इज द पॉइंट। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, तो उस पर आप रिलाई कर पाओगे। देन नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसका मतलब क्या कि आप जब डेटा को आप किसी से सपोज करो कंपेयर करने की सोच रहे हो, तो कंपेयर शुड बी ऑफ रीजनेबल वैल्यू ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका एंटीसिप एक्चुअल को आप कंपेयर कर रहे हो बजटेड से, ठीक है, तो ये जो एंटिटी का जो बजटेड डेटा है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक्चुअल सेल होने वाली 1000 करोड़ की अराउंड अराउंड पिछले साल, तो बजट भी अराउंड उसी के पास पास होगा ना, कोई 10,000 करोड़ का बजट थोड़ी ना होगा कि 10,000 करोड़ रेवेन्यू होगा फिर आप कंपेयर करो, ऑब्वियसली सब वो डिफरेंस मिलेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन्होंने एग्जांपल भी क्या दिया, वेदर बजट एस्टेब्लिश एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल टू बी अचीव्ड, मतलब इसका मतलब क्या कि जो एक्चुअल रिजल्ट होने वाला है उससे कंपेयर करो, रादर देन जो तुम सोच के बैठोगे भाई मैं तो नंबर 1 सेल करूंगा पूरे इंडिया में, वो गलत होगा, वो लॉजिकल बात होगी, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि ये जो डेटा है, डेटा की रिलायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑब्वियसली सर इसके लिए ऑडिटर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग करता है, टेस्टिंग करता है, हाँ सर, डन। तो सो को ना को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, को से है कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो, ना से है नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एंड को से है आपका कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है क्या, हाँ सर। देन आपका थर्ड पॉइंटर आ जा, इवेल्युएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज, इसका मतलब क्या कि आप ये देखना चाह रहे हो कि यार जो अपन ने एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं उससे जो अमाउंट निकल के आएगा सर वो प्रिसाइज तो है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ भी निकल के आ रहा है, तो एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। अभी एक चीज समझो सर, है ना, ये उन ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिडिक्टेबल होगा, एक्यूरेसी आप उस ट्रांजेक्शन के लिए प्रिडिक्टेबल हो सकते हो जो रूटीन नेचर के हो, जिनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो, फॉर एग्जांपल जीपी मार्जिन रादर देन रिसर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, आपको बेटर एक्सपेक्टेड रिजल्ट तभी निकल के आएगा जितना डेटा डिसएग्रीगेटेड हो, जैसे अपन ने नंबर ऑफ वर्कर्स वाला एग्जांपल लिया था ना, कि सेमी स्किल्ड, चीप लेबर, उन पे आर्ली रेट, सब पूरी बाइफर्केशन होगी तो बेटर एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आएगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जितना क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना ही एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट बेटर निकल के आएगी, ठीक है क्या, हाँ सर। तो इवैल्यूएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज, इसके लिए 3 पॉइंटर आ जा, एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ए सैप कैन बी प्रेडिक्टेड इजी फॉर जीपी मार्जिन रादर देन रिसर्च एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन कितना डिसएग्रीगेटेड होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है क्या, हाँ सर। एंड फोर्थ पॉइंट है डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस, मतलब ऑडिटर को ये देखना है कि भाई अगर 10% एग्जाम्पल के लिए 10% तक डिफरेंस आया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में चलेगा सर, बट इससे ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो मे बी आई नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिफरेंस विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फ्लुएंस बाय मटेरियलिटी एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, इसका मतलब क्या कि भाई ऑडिटर ये अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिफरेंस कि हाँ भाई इतना एक्सेप्ट कर लेगा, किस पे डिपेंड कर सकते हैं, मटेरियलिटी पे, ऑडिटर को कितनी अश्योरेंस चाहिए, हाँ सर। अब एक चीज एमसीक्यू में पुटअप हो सकता है, राजा अगर रोमम ज्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल डिफरेंस कम होगा ज्यादा होगा, सर रोमम ज़्यादा होगा तो मेरे को रिस्क कम चाहिए, हाँ सर, रिस्क कम चाहिए तो सर मैं डिफरेंस है ना कम से कम एक्सेप्ट करना प्रेफर करूँगा, दिस कैन बी आस्क इन योर एमसीक्यू। सोच के देख, रोमम ज़्यादा है मतलब रिस्क ज़्यादा है, तो ऑडिटर क्या चाहेगा, सर रिस्क को कम करो, रिस्क को कम करो, तो वो एक्सेप्टेबल डिफरेंस को कम कर देगा, एंड दिस कैन बी आस्क इन योर एमसीक्यू। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या, क्या ये बातें आपको क्लियर है, हाँ सर, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल डिफरेंस। तो दीज वर योर 4 पॉइंट्स। अब राजा एक लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है, आपको रिजल्ट इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो रिजल्ट इन्वेस्टिगेट कब करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब व्हेन यू बेसिकली सी की जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, या व्हेन यू आइडेंटिफाई एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस, तो आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हाँ सर। तो इन्वेस्टिगेशन में ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, कि भाई मैनेजमेंट यार ये फ्लक्चुएशंस क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, और मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से रिलेटेड वो एविडेंस ऑब्टेन करता है, एंड उसके बाद में वो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा,
क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको क्लियर है? मतलब बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में अगर उसको डिफरेंस जस्टिफाइबल नहीं लग रहा कि यार दिस इज सम ह्यूज डिफरेंस, this is some significant fluctuations, he will inquiry from management, he will listen to the management responses, and he will be applying audit procedure on responses of management, he will be applying additional audit procedure as required by the circumstances. क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, डन 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 डन। आई थिंक इस पे भी अभी इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या रिसेंटली शायद? इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। होमवर्क देना है तुम्हें ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर होमवर्क। फोटो खींच लो इसकी, ठीक है? फोटो खींच लो, बिल्कुल सिंपल है, फोटो खींच लो, ठीक है? डन। और राजा अब लास्ट पॉइंट है अपना। हमने ऐसे 520 में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो एग्जीक्यूशन स्टेज और एक एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एट द कंक्लूजन स्टेज। तो यहाँ पे अपन बस लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, व्हेन यू आर फाइनली कंक्लूडिंग अबाउट योर अबाउट वेदर एफ एस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसट्रीटमेंट। तो ऐसे 520 पिक्चर में आता है, बोलता है यार मेरे को भी लगा लो एक बार, मेरे को भी लगा लो, एनालिटिकल प्रोसीजर अगेन लगा लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा जो कंक्लूजन है ना उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, यू विल बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन जिसके बेसिस पे ओपिनियन दे पाएंगे, ठीक है? अच्छा, सपोज कर एट द एंड ऐसा पता पड़ा कि जो तुम कंक्लूजन कर रहे थे और जो तुमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया उस पे पता पड़ रहा है कि सर चीज़ें टोटली डिफरेंट है। मतलब ऑडिटर का जो पहला कंक्लूजन आ रहा था एनालिटिकल प्रोसीजर एंड में लगा के भाई भयंकर ही डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स में डिफरेंट आ गया, तो ऑब्वियसली सर फिर ऑडिटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑडिटर को सर क्या करना पड़ेगा, अपने सर रोमम को रीअसेस करना पड़ेगा एज पर ऐसे 315, उसको अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को वापस लगाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज योर एंड पार्ट। राजा ऐसे 520 बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत क्लैरिटी दे देते हैं, पर मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको पूरी चैप्टर नंबर 4 की पीडीएफ दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 की पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ मेरे नोट्स की। आप उसको यूज़ करो और उससे एक बार अच्छे से रीड करना, अच्छे से रीड करना। मोस्ट ऑफ द मतलब 90 से 95 की वर्ड्स तो आपके एज इट इज़ उसमें आ जाते हैं, जस्ट कि कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स और आपको ऐसे 520 में मिलेंगे जिसको आप अच्छे से रीड करके चलो, ठीक है? तो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की पूरी पीडीएफ दे देता हूँ, अवेलेबल कराए तो गूगल ड्राइव लिंक पे मैं आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड इज लिटिल ट्रिकी, अगर आप समझ के नहीं कर रहे हो, अब आपने एक बार समझ लिया व्हाट यू नीड टू डू, आप सेल्फ स्टडी करो। और ये जो लास्ट टॉपिक है ना अपना सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का, सर इस टॉपिक को तो आपको लिख के करना ही करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला सर, सब पॉइंट पे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है क्या? तो ये आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है स्टैंडर्ड की, तभी मजा आएगा, ठीक है सर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।